स्क्रीन से भी ऑन नहीं है। ठीक है, अभी दिख रहा है स्क्रीन? अभी भी नहीं दिख रहा? हेलो, सर आप देखो। एक मिनट रुको यार, मौसम बहुत ये है। आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है या नहीं बताओ? Yes, आ रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, अभी देखो तो। दिख रहा है सर। दिख रहा है, मेरा चल। लिखा हुआ है स्मार्ट प्रेप एकेडमी हैज स्टार्टेड फीचरिंग केमिकल काइनेटिक्स लेसन 12 सर आ दिख रहा गया। तो मेरा अभी नेट का मूवमेंट कर रहा है वो भी दिख रहा है सर। चलो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मतलब देखो, वैसा सब्सटेंस होता है, जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है या एलिमेंट होता है, तो देखे होगे उनका डीके होता है, रेडियो एक्टिव डीके। वो अपने आप बहुत सारे रेडिएशंस छोड़ते हैं, उससे एमिट होता है बहुत सारे रेडिएशंस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीके होता है, अल्फा डीके होता है, बीटा डीके होता है, गामा डीके होता है। तो सारा चीज पढ़ोगे, अल्फा अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, वो सारा न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ना है डिटेल में तुम लोग को। वो फिजिक्स में जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाया जाएगा वहाँ पे वो सब डिटेल में। यहाँ पे मेनली हम लोग कंसर्न्ड है रेट ऑफ रिएक्शन से। जो रेडियो एक्टिव डीके होता है उसका रेट कैसे वैरी करता है, उससे रिलेटेड हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो उसमें बस एक चीज ध्यान देना, जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है या रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो उनका जो डीके होता है ना, वो डीके जो भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू डीके होता है, तो जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं वो सारे जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, सारे रेडियो एक्टिव डीके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो हम लोग सर इसको इसमें बोले एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? क्या, आवाज नहीं आ रहा है, बोलो। सर इसका एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट तुम लोग को नहीं करना है। जितने भी रेडियो एक्टिव डीके किए वो एक्सपेरिमेंटली ही आया है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही प्रूव किया गया है कि रेडियो एक्टिव डीके जो है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। वो सारा ऑलरेडी प्रूवन है, क्योंकि ऑर्डर तो हम लोग ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। ऑर्डर अपने आप तो रिएक्शन देख के नहीं हो सकता है, तो ऑर्डर एक्चुअली एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही आया है। ये देखा गया जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं ना, वो सारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे मान लो एग्जांपल एक ले रहे हैं हम लोग, जैसे ए से बी ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आ रहा है। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीके जो होता है ना, इसमें एक्चुअली न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होता है। जैसे कोई भी एटम है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ये न्यूक्लियस क्या करता है, डिसइंटीग्रेट करता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डीके, बीटा डीके, अल्फा रे, गामा रे और बीटा रे का जो एमिशन होता है वो न्यूक्लियस के डिसइंटीग्रेशन से होता है। तो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट करता है, मतलब वो ब्रेक करता है, फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करता है। तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि कहीं भी अगर किसी भी एलिमेंट का रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का अगर डीके हो रहा है, मतलब उसका न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेडियो एक्टिव डीके के केस में रेट ऑफ रिएक्शन आर जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन आर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं माइनस डी एन ए बाई डी टी। डी एन ए बाई डी टी ये क्या बता रहा है कि ये एन ए जो है रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वहां पे। ठीक है, और ये डी एन ए बाई डी टी एक्चुअली क्या शो कर रहा है कि कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वो चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना चेंज हो रहा है डी टी टाइम में। ठीक है, क्योंकि ये नंबर से रिप्रेजेंट होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है चेंज, कितना चेंज होगा न्यूक्लियाई, मतलब कितना डिसइंटीग्रेट कर रहा है न्यूक्लियाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अवेलेबल हैं वहां पे उस टाइम टी पे। तो किसी टाइम टी पे मान लेते हैं एन ए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अवेलेबल हैं,
तो रेट ऑफ डीके या रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अवेलेबल एट एनी टाइम टी। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू ये क्या आ गया, माइनस डी एन ए बाई डी टी। जैसे वहां पे कंसेंट्रेशन चेंज, हम लोग इससे पहले कंसेंट्रेशन चेंज मेजर कर रहे थे, डी सी बाई डी टी लिख रहे थे। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के टर्म में हम लोग बात करेंगे, तो डी एन ए बाई डी टी। और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है लेमडा, ठीक है, और लेमडा इनटू ये एन ए, तो ये आता है इस केस में। अब लेमडा एक्चुअली है क्या? लेमडा होता है एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग डी के कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो लेमडा एक्चुअली क्या हो गया, ये डी के कांस्टेंट हो गया, ठीक है। लेमडा हो गया डी के कांस्टेंट और डी के कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। और एन ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? एन ए किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डीके हो रहा है, सॉरी यहाँ पे लिख दे रहा है, radioactive substance at the time, किस टाइम पे? when rate is calculated, जिस टाइम पे रेट कैलकुलेट किया जा रहा है ना, उस टाइम पे जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अवेलेबल है वही एन ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अगर फॉलो कर रहा है तो यहाँ देखोगे इसका, जब हम लोग, ये डिफरेंशियल फॉर्म है इसका, माइनस डी एन ए बाई डी टी इक्वल टू लेमडा एन ए, ये डिफरेंशियल फॉर्म है। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, जैसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में इक्वेशन आता था उसी तरह का आ जाएगा, देख लो, डी एन ए बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन ए। इसको हम लोग इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करते हैं, तो देखो यहाँ पे आ गया, माइनस साइन को उस साइड भेज दो तो माइनस साइन उस साइड चला जाएगा, ये क्या आ गया, डी एन ए, ये आ गया बाय एन ए नीचे आ जाएगा, और माइनस लेमडा उधर चला गया और इधर चला गया डी टी। लिमिट पुट करेंगे हम लोग, तो t इक्वल टू 0 पुट किया, तो t इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं एन नॉट, एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अवेलेबल था t इक्वल टू 0 पे। किसी टाइम t इक्वल टू t पे यहाँ पे एन टी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एल एन एन टी अपॉन एन नॉट, और इधर क्या आ गया, माइनस लेमडा टी हो गया। जस्ट फर्स्ट ऑर्डर में जैसा इक्वेशन आता है उसी टाइप का आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एन टी बाई एन नॉट इज इक्वल टू ई पे पावर माइनस लेमडा इंटू टी। यहाँ से इक्वेशन क्या बन गया, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई पे पावर माइनस लेमडा इंटू टी। फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा ही इक्वेशन आ रहा था, सी टी इक्वल टू सी नॉट इंटू ई पे पावर माइनस, वहां पे के टी आता था, रेट कांस्टेंट के आता था वहां पे, यहाँ पे लेमडा आ रहा है डी के कांस्टेंट, ठीक है। तो वही सेम वैसा ही इक्वेशन आ गया। यहाँ पे एन नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ तो? एन नॉट क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट 0 सेकेंड्स। टी इक्वल टू 0, डी के होने से पहले जितना है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एन नॉट। और एन टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी, न्यूक्लियाई एट टाइम टी इक्वल टू टी पे, ठीक है। ये है, और लेमडा क्या हो गया, लेमडा तो डी के कांस्टेंट है, ठीक है। तो जस्ट फर्स्ट ऑर्डर में जैसा रिएक्शन आता है ना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जैसा इक्वेशन आता है सेम वैसा ही इक्वेशन ये फॉलो करेगा। तो किसी टाइम टी पे तुमको नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अगर निकालना है, कितना बचा हुआ रहेगा, तो वो इस इक्वेशन से आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हाफ लाइफ वाला भी कॉन्सेप्ट वही चीज होगा, जैसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है तो हाफ लाइफ के लिए क्या हो जाएगा, ई हाफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता था, ln2 बाई के होता था, यहाँ पे ln2 बाई के की जगह क्या आ जाएगा, लेमडा, ठीक है। और 0. ln2 का वैल्यू क्या होता है, 0.693 बाई लेमडा, ठीक है। यहाँ भी वैसे ही हम लोग, जैसे मान लो अगर इनिशियली हम लोग 100% से स्टार्ट किए, 1 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा बताओ तो,
फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता था, 1/2 लाइफ के बाद 50% खत्म हो गया, वो 50% बचा हुआ है। आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स, 2 हाफ लाइफ्स 25%। 3 हाफ लाइफ्स के बाद कितना बचेगा, 12.5%। इसी तरह 4 आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स कितना बचेगा, 6.25%। 6.25। उसी तरह ये हाफ होते जाएगा, मतलब इक्वल हाफ लाइफ्स में क्या होता है, इक्वल अमाउंट कंज्यूम होता है। इसी तरह अगर तुमसे पूछा जाए आफ्टर n हाफ लाइफ्स कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचेगा, बताओ तो। आफ्टर n हाफ लाइफ्स कैसे निकालेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला 100 तुम by लोग 2n, 100 by हाँ 2n। तो हाँ तो n डैश निकाल रहे हैं, n हाफ लाइफ्स के बाद एज्यूम करते हैं कि n डैश नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचा है, तो ये क्या आ जाएगा, n नॉट बाय 2 टू द पावर n। ऐसे ही निकालते थे ना, याद है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। वेयर n क्या रिप्रेजेंट करता है, n है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, n बता रहा है कितना नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है। ठीक है, तो ये जस्ट जैसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में था उसी तरह यहाँ पे है ये। ठीक है, तो ये हो गया, हाफ लाइफ हो गया। अब इसमें एक और टर्म आता है एवरेज लाइफ टाइम आता है, ठीक है, एवरेज लाइफ टाइम। तो एवरेज लाइफ टाइम ये एक्चुअली है क्या, ये डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज द लाइफ टाइम ऑफ ए लाइफ टाइम ऑफ अ सिंगल आइसोलेटेड न्यूक्लियस। किसी सिंगल आइसोलेटेड न्यूक्लियस का कितना लाइफ टाइम होगा, वो एवरेज लाइफ टाइम बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका डेरिवेशन नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला ये ध्यान रखो, टी एवरेज जो होता है किसी सिंगल न्यूक्लियाई का, अगर एवरेज लाइफ टाइम अगर पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है टी एवरेज इज इक्वल टू 1/λ। ठीक है, ये फॉर्मूला बस ध्यान रखना, इसका डेरिवेशन नहीं करना है। टी एवरेज इज इक्वल टू, किसी भी न्यूक्लियाई का अगर एवरेज लाइफ टाइम निकालना है तो ये 1/λ हो जाएगा। ठीक है, एवरेज लाइफ टाइम को इसको टाउ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल होता है इसका टाउ। ठीक है, ग्रीक सिंबल है टाउ, तो ये 1/λ मॉर्निंग में या पढ़ टी। रहे थे। हाँ, तो ये टाउ एवरेज लाइफ टाइम निकालना है तो ये 1/λ हो जाता है। ठीक है, 1 मिनट रुकना तो। ठीक है, दिख रहा है ना स्क्रीन सबको। चलो, तो ये हो गया एवरेज लाइफ, बस फॉर्मूला इसका ध्यान रखो, 1/λ हो जाएगा। इसी में एक और टर्म होता है एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, एक्टिविटी को डिफाइन किया जाता है, देखो ये रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके है, मतलब किस रेट से डीके हो रहा है, किसी भी एलिमेंट का किस रेट से डीके हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी को डिफाइन करते हैं, इट इज द रेट ऑफ डीके ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का किस रेट से डीके हो रहा है वो एक्टिविटी बता रहा है। और एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल ए, कैपिटल ए से रिप्रेजेंटेड होता है, रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल ए, एंड इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एन। लैम्डा एन के इक्वल है, एक्टिविटी का वैल्यू जो होता है ये लैम्डा एन के इक्वल है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि इस एक्टिविटी को जो है ये -dn/dt से ये कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखो
अभी हम लोग ऊपर एक इक्वेशन पढ़े थे माइनस डी एन बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू क्या था, लेमडा इंटू एन था, ये चीज था ना। तो ये माइनस डी एन बाई डी टी और लेमडा इज इक्वल टू लेमडा एन। एक्टिविटी भी देखो लेमडा एन के बराबर ही है, ठीक है, बट ये माइनस डी एन बाई डी टी के इक्वल हम लोग जरूरी नहीं हर केस में सेम होगा, ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहे हैं, उससे क्लियर हो जाएगा तुम लोग को। एक्टिविटी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक्टिविटी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, अभी बताएंगे क्यों नहीं होना चाहिए। एक्टिविटी should not be confused with rate of change of radioactive nuclei represented by, ठीक है, radioactive nuclei represented by माइनस डी एन बाई डी टी। ठीक है, माइनस डी एन बाई डी टी ये एक्चुअली क्या शो कर रहा है कि कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वो चेंज हो रहा है, ठीक है, ये टोटल चेंज, ओवरऑल चेंज के बारे में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो कितना चेंज हो रहा है। लेकिन एक्टिविटी जो है वो सिर्फ चेंज से उसको मतलब नहीं है, वो डीके से मतलब है। देखो जैसे अज्यूम करो, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, जैसे मान लो तुम 50 रुपीज लेके जाते हो मार्केट, ठीक है, अब 50 रुपीज में तुम 20 रुपीज स्पेंड कर रहे हो 5 मिनट में, 5 मिनट में तुम 20 रुपीज स्पेंड कर दे रहे हो, ठीक है। तो अगर 20 रुपीज 5 मिनट में स्पेंड कर रहे हो तो पर मिनट तुम कितना स्पेंड कर रहे हो, पर मिनट कितना रुपीज स्पेंड कर रहे हो, ₹4 पर मिनट तुम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, क्लियर है। अब ये तो है स्पेंड करने का तुम्हारा कैपेसिटी है कि 4, अगर 20 रुपीज तुम 5 मिनट में स्पेंड कर रहे हो तो पर मिनट तुम 4 रुपीज स्पेंड कर रहे हो। अब यही दूसरा केस अगर लेते हैं, दूसरे केस में क्या है कि 50 रुपीज तुम लेके गए, ठीक है, और 20 रुपीज यहाँ तुम स्पेंड कर रहे हो, 5 मिनट में 20 रुपीज स्पेंड भी किए, और उसी टाइम पे कोई तुम्हारे पैकेट में 10 रुपीज का एडिशन कर दे रहा है, 10 रुपीज इसमें ऐड हो जा रहा है, ठीक है, 10 रुपीज कोई ऐड कर दे रहा है तुम्हारे वॉलेट में, कोई रख दे रहा है। तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ स्पेंडिंग, रेट ऑफ स्पेंडिंग ये तो तुम्हारा स्पेंड तो तुम 20 रुपीज ही स्पेंड कर रहे हो, समझ में आ रहा है। तो सेकंड सिनारियो में भी तुम 20 रुपीज ही स्पेंड कर रहे हो, तो रेट ऑफ स्पेंडिंग तो ये ₹4 पर मिनट उतना ही रहेगा। लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी कितना हो गया बताओ तो। पहले वाले केस में देखो रेट ऑफ स्पेंडिंग भी 4 मिनट था, और रेट ऑफ चेंज कितना मनी मेरे वॉलेट में चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी ये भी ₹4 पर मिनट ही है। लेकिन सेकंड वाले केस में क्या हुआ कि 20 रुपीज तो हम स्पेंड किए, बट 10 रुपीज कोई ऐड कर दिया, तो ओवरऑल चेंज मेरे में कितना हुआ, चेंज तो 10 ही का हुआ ना सेकंड केस में, बताओ। तो सेकंड केस में चेंज अगर 10 का हुआ है, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज अगर पर मिनट हम लोग देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी पर मिनट कितना चेंज होगा, तो 10/4 करोगे, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी कितना हो जाएगा, इस केस में घट के 2.5 पर मिनट हो गया। 10/5 10/5 करेंगे तो 5 मिनट का। अच्छा हाँ चलो 10/5 है, 5 मिनट में कर रहे हैं, तो ये घट के कितना हो गया, सॉरी पर मिनट होगा, बोलो। यस सर। तो रेट ऑफ स्पेंडिंग देखो, रेट ऑफ स्पेंडिंग कितना है, बोलो। रेट ऑफ स्पेंडिंग तो ये 4 पर मिनट, क्योंकि 20 रुपीज ही स्पेंड कर रहे हैं, तो रेट ऑफ स्पेंडिंग तो हमारा 4 मिनट ही रहेगा। रेट ऑफ स्पेंडिंग क्योंकि 20 स्पेंड कर रहे हैं, तो हर पर मिनट हम 4 रुपीज स्पेंड कर रहे हैं।
लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी इस केस में क्या हो गया, 10 रुपए को ऐड कर दिया मेरे में, तो रेट ऑफ चेंज कितना हो गया, वो 10 ही रुपए का चेंज हुआ ना मेरे पास ओवरऑल, क्योंकि 20 स्पेंड किए थे, 10 को ही ऐड कर दिया, तो ओवरऑल तो चेंज 10 ही रुपए का हुआ 5 मिनट में। तो रेट ऑफ चेंज इस केस में घट के कितना हो गया, 2 मिनट हो गया। लेकिन पहले वाले केस में क्या था, रेट ऑफ स्पेंडिंग भी 4 मिनट था और रेट ऑफ चेंज भी 4 मिनट था। वही चीज यहाँ पे डिफरेंस है एक्टिविटी और माइनस डी एन बाई डी टी में। ये डिफरेंस है कि माइनस डी एन बाई डी टी ये ओवरऑल चेंज के बारे में बताता है, ठीक है, कि ओवरऑल कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई चेंज हुए। लेकिन एक्टिविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंसर्न है कि कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके की वजह से चेंज हो रहा है, डीके की वजह से कितना चेंज हो रहा है वो एक्टिविटी बताएगा। लेकिन डी एन बाई डी टी वो जो बताएगा माइनस डी एन बाई डी टी वो ओवरऑल चेंज के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये चीज है डिफरेंस। तो अगर ये पहला वाला केस होगा, कोई भी मान लो हम लोग रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के केस में अगर देखें तो वहां पे अगर मान लो कोई न्यूक्लियाई प्रोड्यूस भी अगर साथ साथ हो रहा है, अगर सिर्फ डीके नहीं हो रहा है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रोड्यूस भी हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा एक्टिविटी और माइनस डी एन बाई डी टी इन दोनों का वैल्यू डिफरेंट होगा। लेकिन वहां पे अगर सिर्फ डीके ही हो रहा है, जो चेंज आ रहा है न्यूक्लियाई में वो डीके की वजह से ही चेंज हो रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा एक्टिविटी और माइनस डी एन बाई डी टी ये दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन दूसरा केस अगर हम लोग कंसिडर करें जहाँ पे न्यूक्लियाई प्रोड्यूस भी हो रहा है और डीके भी हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा एक्टिविटी और माइनस डी एन बाई डी टी जो ओवरऑल चेंज होगा वो दोनों डिफरेंट होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, ठीक है। Yes. चलो तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि माइनस डी एन बाई डी टी ये जो है इट टॉक्स अबाउट द ओवरऑल चेंज, ठीक है, ये ओवरऑल चेंज के बारे में बताएगा, ओवरऑल चेंज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, इन ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में ओवरऑल कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का चेंज हुआ है। बट एक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो एक्टिविटी जो है ये क्या बोलेगा, किस चीज के बारे में बताएगा, इट टॉक्स अबाउट सिर्फ जो चेंज डीके की वजह से जो चेंज हो रहा है, एक्टिविटी सिर्फ उससे कंसर्न है। तो एक्टिविटी टॉक्स अबाउट द चेंज विच इज ड्यू टू डीके, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये डिफरेंस होता है माइनस डी एन बाई डी टी और एक्टिविटी में, ठीक है। ये ओवरऑल चेंज के बारे में बताएगा और ये सिर्फ एक्टिविटी कंसर्न है कि जो चेंज जो हो रहा है वो डीके की वजह से जो चेंज होगा, सिर्फ एक्टिविटी उससे मतलब रखता है, ठीक है। तो ये एक टर्म होता है एक्टिविटी हो गया। इसी में एक और स्पेशल टर्म आ जाता है स्पेसिफिक एक्टिविटी, ठीक है, स्पेसिफिक एक्टिविटी। तो एक्टिविटी स्पेसिफिक एक्टिविटी मतलब पर यूनिट मास से अगर उसको डिवाइड कर दोगे तो स्पेसिफिक एक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हम लोग लिए हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मास जो है वो डब्ल्यू मास का लिए हैं, ठीक है। वेट ले लेते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, इसका वेट है, ये है डब्ल्यू। तो इस डब्ल्यू वेट में हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अवेलेबल होंगे। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हो जाएंगे टोटल, इन डब्ल्यू ग्राम। तो कैसे निकालोगे, पहले मोल्स निकालोगे, तो मोल्स क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बाय कैपिटल एम, कैपिटल एम इसका मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया। और इसको अगर एवोगाड्रो नंबर एन नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन नॉट ये एवोगाड्रो नंबर है, तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मिल जाएगा हमको, बताओ। ठीक है, तो ये यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ये लिख दे रहे हैं, यहाँ पे एन नॉट क्या है, ये एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है, जो एलिमेंट लिए हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसका मॉलिक्यूलर वेट है, और डब्ल्यू उसका मास दिया हुआ है।
तो इसका स्पेसिफिक एक्टिविटी जो होता है, स्पेसिफिक एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ये लेमडा, ठीक है, लेमडा हुआ एक का है, एक एक न्यूक्लियाई का वो होता है डीके कांस्टेंट। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हम लोग निकाल चुके हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है W/m इंटू n0, और स्पेसिफिक एक्टिविटी निकाल रहे हैं तो इसको हम लोग वेट, जो वेट है उससे डिवाइड कर देंगे, ये W से डिवाइड हो जाएगा, यही होता है स्पेसिफिक एक्टिविटी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे W कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा बताओ, लैम्डा स्पेसिफिक, n0/m। तो ये क्या हो गया, लैम्डा इंटू n0 और बाय नीचे m, ठीक है। तो ये हो गया स्पेसिफिक एक्टिविटी। तो ये ध्यान रखना फॉर्मूला, लैम्डा हो गया डीके कांस्टेंट, n0 हो गया एवोगाड्रो नंबर, और m जो हो गया उस एलिमेंट का मॉलिक्यूलर वेट हो गया, ठीक है, जिस एलिमेंट के बारे में हम लोग निकाल रहे हैं। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी किसी भी सब्सटेंस का ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट तो चेंज होगा नहीं कभी, एवोगाड्रो नंबर भी कांस्टेंट ही है, और लैम्डा डीके कांस्टेंट भी क्या होता है, वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज क्या होगा, स्पेसिफिक एक्टिविटी किसी भी सब्सटेंस का ये चेंज नहीं होता है, ये कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जैसे रेट कांस्टेंट जो है फर्स्ट ऑर्डर में वो टेम्परेचर पे, रेट कांस्टेंट के जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे रेट कांस्ट, ये यहाँ जो डीके कांस्टेंट है लैम्डा, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। डीके कांस्टेंट लैम्डा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। ये टेम्परेचर की वजह से ये वेरी नहीं करेगा, टेम्परेचर पे ये डिपेंडेंस इनका नहीं है। तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंस नहीं है तो इसमें आर्हेनियस इक्वेशन वैलिड होगा क्या, बताओ, बोलो। नो सर। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का सारा चीज ये नो फॉलो सर। नहीं करता है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का सारा चीज फॉलो नहीं करता है, इक्वेशन बस सेम रहेगा, बट यहाँ पे इसका डीके कांस्टेंट जो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब आर्हेनियस इक्वेशन इज नॉट वैलिड फॉर रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना तुम लोग, रेडियो एक्टिव डीके के केस में कभी भी आर्हेनियस इक्वेशन वैलिड नहीं होता है। ठीक है, तो यही सारा कुछ कुछ टर्म्स था जो बेसिक टर्म्स हम लोग को जानना था इसमें। अब इसमें देखो, इसमें मोस्टली वो पहले सब्जेक्टिव जब होता था तो उस समय बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, अब नहीं आता है ये सबसे रिलेटेड। बेसिक बस ये ध्यान रखना कि रेडियो एक्टिव डीके वाला जब भी तुमको क्वेश्चन मिले तो उसमें हमेशा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अप्लाई करना है तुमको, वो मेंशन नहीं किया रहेगा कि फर्स्ट ऑर्डर लगाना है तुमको, वो ऑटोमेटिकली अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दिया हुआ है तो तुमको फर्स्ट ऑर्डर एज्यूम करके सॉल्व करना है। इसमें कुछ कुछ यूनिट होते हैं, यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी का यूनिट। तो यूनिट जो होता है इसका एसआई यूनिट जो एक्टिविटी का होता है ना, एसआई यूनिट, इसको बोला जाता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, डीके में न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन ही होता है, तो कितने डिसइंटीग्रेशन हो रहा है न्यूक्लियस का पर सेकेंड में, उस यही यूनिट होता है। तो इसको डीपीएस से डिनोट करते हैं हम लोग, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, या फिर इसी को बोला जाता है बैक्वेरल, ठीक है। बैक्वेरल एक्चुअली एक साइंटिस्ट था, हेनरी बैक्वेरल, ठीक है, तो उसी के नेम पे रखा गया है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड या फिर बैक्वेरल, ये ऐसा यूनिट है। और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है इसमें, ठीक है। तो जैसे क्यूरी, मैडम क्यूरी के बारे में तुम लोग सुने होंगे, जो कि रेडियो एक्टिविटी के केस, रेडियो एक्टिविटी में बहुत सारा उनका फाइंडिंग्स है, ठीक है, उसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। तो उसके नेम पे भी एक यूनिट, हाँ, उसके नेम पे भी एक यूनिट रखा गया है इसका। तो 1 क्यूरी जो होता है इसका वैल्यू होता है 3.7 इंटू 10⁻10 डीपीएस, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। तो एक ये यूनिट है। इसी में एक और यूनिट होता है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का भी कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन है इसमें,
तो उसके बेसिस पे भी रखा गया है। तो 1 रदरफोर्ड जो होता है ये 10 to the power 1 into 10 to the power 6 dps डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। तो ये सारे अदर यूनिट्स हैं एक्टिविटी के, ठीक है। लेकिन जो एसआई यूनिट लेना है तुमको वो डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड या फिर बैक्वेरल, ये दोनों सेम है। मतलब 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड इज इक्वल टू 1 बैक्वेरल, ठीक है। बाकी अदर यूनिट्स हो गए, क्यूरी हो गया, रदरफोर्ड हो गया, ठीक है। ये सारा चीज ध्यान रखना। तो बस यही है रेडियो एक्टिविटी में। बाकी क्वेश्चंस देखो, रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन वो कैसे, तुमको जहां भी रेडियो एक्टिव का क्वेश्चन दिखेगा तुमको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एज्यूम करके और तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें यही है, बस इतना ही था इसमें। बाकी प्रीवियस ईयर तुम लोग बनाए हो क्वेश्चन सब? अभी लास्ट 10 इयर्स का बना लिए हो? बुकलेट पूरा कंप्लीट हो गया तुम लोगों का क्या? हेलो, सर डीपीपी बना रहा है सर, बुकलेट नहीं बना रहा है बुकलेट बिल्कुल भी नहीं बना रहे हो? सर। मतलब पहला 2 एक्सरसाइज बस। नहीं नहीं, बुकलेट भी सॉल्व करो। डीपीपी में तो एक्चुअली बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस रहते हैं ना, ठीक है। वो 4-5 क्वेश्चन से नहीं होगा, प्रैक्टिस करो, बुकलेट से भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि बुक बुकलेट में सब बहुत अलग अलग टर्म सब दिया हुआ है। क्या तो अलग लगा अलग? मतलब कि आयनिक इक्विलिब्रियम में या फिर थर्मोडायनेमिक्स का होगा टर्म्स ऑफ स्टेट। बहुत क्वेश्चन को छोड़ना पड़ रहा है। नहीं नहीं, तो उसमें पहले प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बनाए हो या नहीं? यस सर। प्रीवियस ईयर सारा बना लिए? सर जेई मेंस जेई मॉनिटरिंग द एडवांस दोनों? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन तक बनाए थे प्रीवियस ईयर। नहीं, बुकलेट के भी क्वेश्चंस ट्राई करो, क्योंकि डीपीपी जो मिल रहा है उसमें लिमिटेड क्वेश्चन है, 4-5 ही रहता है। तो उसमें बुकलेट से बनाओ एटलीस्ट, क्योंकि एक ही टॉपिक का ज्यादा क्वेश्चन मेन है, प्रैक्टिस करना है तुमको, ठीक है। प्रैक्टिस जब तक नहीं होगा तब तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो बुक एक बार डीपीपी कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। डीपीपी करने के बाद बुकलेट में भी जाओ। मतलब जिस जिसमें लग रहा है कि तुमको दूसरे चैप्टर का टर्म दिया उसको स्किप करो, ठीक है। बाकी जो जो बन रहा है वो सब बनाओ। प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं 1-2 क्वेश्चन करने से सिर्फ नहीं होगा। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन जब तक पूरा बनाओगे नहीं, कोई भी एक चीज पूरा बनाओ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उसको आधा यहाँ से बना लिया आधा, तो उस तरह से कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि उस केस में आधा बनाओगे इधर उधर से तो हो सकता है सेम ही टॉपिक का तुम बहुत सारा क्वेश्चंस बना लिए लेकिन अदर टॉपिक्स टच ही नहीं किए, तो उसमें ये हो जाता है। तो किसी एक चीज को पकड़ो, उसको कंप्लीट पूरा बनाओ, ठीक। उससे तो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन भी टच होगा और सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे, उसमें कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है। तो बनाओ, डीपीपी बना लो पहले, उसके बाद बुकलेट के भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। बुकलेट प्लस प्रीवियस ईयर साथ साथ सॉल्व करो, ठीक है ना। तो उससे होगा क्या, तुम्हारा सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएगा, सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर बना लेने से तुमको आइडिया भी लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, बन रहा है या नहीं उस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ट्राई करो इसमें। तुम लोग का ये चैप्टर तो हो ही गया कंप्लीट, अब बना लो। अब नेक्स्ट वीक में तुम लोग का नया चैप्टर ही स्टार्ट होगा। तो सरफेस केमिस्ट्री नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो सरफेस केमिस्ट्री में है क्या, उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो आराम से वो पूरा थ्योरी वाला ही चैप्टर है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तब तक तुम लोग ये केमिकल काइनेटिक्स खत्म कर लो, जो जो नहीं बनाए हो वो पूरा इसको कंप्लीट करो, ठीक है, शुरू से एंड तक। क्योंकि सारा टॉपिक खत्म ही हो गया, अब कुछ बचा नहीं है। तो शुरू से एंड तक जो जो बुकलेट नहीं स्टार्ट किया वो बुकलेट भी कंप्लीट करो अब, ठीक है। डीपीपी बनाओ, बुकलेट साथ साथ बनाते जाओ, और प्रीवियस ईयर, ये 3 चीज कर लो, उससे ज्यादा इतना सफिशिएंट है। लेकिन तीनों चीज कंप्लीट करो, आधा अधूरा करने से फिर तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो कंप्लीट पूरा तीनों चीज बनाओ, इतना सफिशिएंट है, इससे काफी प्रैक्टिस हो जाएगा, सारे टाइप्स के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। और प्रीवियस ईयर करोगे तो आइडिया भी लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं,
बनाए हो, बाकी लोग जो जो नहीं किए हो वो करना स्टार्ट कर दो, आज से भी स्टार्ट करोगे, अभी काफी टाइम है, ठीक है। क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री के टाइम भी कर सकते हो, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री पूरा थियोरेटिकल चैप्टर चलेगा, उसमें सिर्फ थ्योरी है, उसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। सरफेस केमिस्ट्री बेसिक तुम लोग 9th में जो हो गया अभी पढ़े होगे, वो सारा चीज पढ़े हो ना, जो तुम लोग का सेकंड चैप्टर में था यार, कॉलॉइड्स के बारे में, सस्पेंशन के बारे में, सॉल्यूशन के बारे यस में। सर। हाँ, तो वही सारा चीज डिटेल में यहाँ पे करना है, ठीक है। चैप्टर वही चीज है, बस बेसिक तुम लोग वहां पे पढ़े ही हो वो सारा चीज, कॉलॉइड का प्रॉपर्टी, सस्पेंशन का सर फिर प्रॉपर्टी से सारा कोलाइड याद करना पड़ेगा। याद करना होगा मतलब। हाँ, इसमें याद ही करने वाला। 6-7 सॉलिड टेक्नोलॉजी लिक्विड इस टाइप का बहुत चीज था। हाँ हाँ, तो वो तो बस जस्ट एक टाइप सन था। जेल। हाँ, उस तरह का बहुत सारा चीज मिलेगा, तो वही मोस्टली तुम्हारा याद करने वाला ही चैप्टर है ये। सरफेस केमिस्ट्री जो चैप्टर होगा मोस्टली याद करने वाला, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकल कुछ कुछ चीजें समझने वाली है, बाकी सारा चीज याद ही रखना होगा, ठीक है। तो वही है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो उसमें ज्यादा न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, तब तक केमिकल काइनेटिक्स तुम आसानी से इधर कंप्लीट कर सकते हो पूरा, ठीक है। जो भी डाउट होगा वो डिस्कस कर लेंगे, ग्रुप में भी भेजो या फिर नेक्स्ट क्लास जब भी होगा उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तुम लोग का इस वीक तो अब क्लास नहीं है, नेक्स्ट वीक में ही होगा क्लास, जब भी लगेगा उसमें वो सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, तब तक तुम लोग इधर कंप्लीट कर लो, जो जो नहीं बनाए हो क्वेश्चंस वो पूरा कंप्लीट करके रखो, ठीक है ना। सर हाँ सर बोलो। गैस इन सॉलिड कोलॉइड को सॉलिड फोम बोलते हैं, सॉलिड सोल बोलते हैं, फोम बोलते हैं? गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड का एग्जांपल बताओ एक। रबर स्पॉन्ज। रबर स्पॉन्ज, तो उसको फोम ही बोलते हैं हम लोग, बेसिकली वो फोम ही है, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे उसमें डिटेल में, फोम सर ही बोला क्लास जाता है 12th उसको। का एनसीईआरटी में सॉलिड सोल दिया हुआ है और क्लास 9th का एनसीईआरटी में फोम दिया हुआ है। अच्छा, ठीक है, वो देख लेंगे एक्चुअली, जो है 9th में क्या दिया हुआ है, फोम। फॉर्म दिया हुआ है, हो सकता है दोनों करेक्ट हो, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो गलत तो नहीं तो मैं होगा। सॉलिड फॉर्म कर रहा हूँ। तो नेट पे हाँ, वही सर्च किया तो सॉलिड फॉर्म लिखा हुआ आया था दोनों को मिला के। दोनों को कंबाइन करके दे दिया, ठीक है, मतलब दोनों याद रखो फिर, दोनों कंबाइन करके ही याद रखो। फोम ही जनरली फोम ही बोला जाता है, लिक्विड इन गैस इन लिक्विड को भी हम लोग फोम ही बोलते हैं ना। जेल बोलते हैं सर गैस इन गैस लिक्विड को। गैस इन लिक्विड जेल हो गया, यस सर। ठीक है, दोनों उसमें हो सकता है, सॉलिड सोल भी बोल सकते हो, फोम भी बोल सकते हो, दोनों करेक्ट है, कोई इसमें गलती नहीं है, ठीक है। तो वही सारा चीज डिटेल में करना है, वो चैप्टर पूरा एक बार रिवाइज भी करके रखना तुम लोग, 9th वाला जो पढ़े हो, बाकी उसको डिटेल में करेंगे सर हम। दोनों में डिस्पर्सिंग फेज या मीडियम जो होते हैं वो डिफरेंट हो, क्या गैस होगा चीज। लेकिन डिस्पर्सिंग फेज हो। सर हो हाँ सकता हाँ, है दोनों एनसीईआरटी में ऐसा डिफरेंस हो, डिस्पर्सिंग फेज जो है दूसरे में डिस्पर्सिंग मीडियम हो, तो किसी में सोल लिखा होगा, सॉलिड सोल या सोल, और दूसरे वाले में फोम। ठीक है, दोनों करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या फिर सॉलिड सोल बोलो या फिर फोम बोलो, दोनों सही है, ठीक है। ये मेंशन नहीं किया हुआ कि कौन सा डिस्पर्सिंग फेज है। नहीं नहीं, वो मेंशन किया हुआ है, डिस्पर्सन मीडियम कौन से फेज में होगा वो सब तो दिया हुआ है ना, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज का फेज तो मेजर मेंशन किया हुआ ही है ना। कुछ कुछ में कॉमन नेम होता है, ठीक है, दो हो सकता है, दो कोलाइड का सेम नेम होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा सा, बस वो ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चंस बनाओ इसका, केमिकल काइनेटिक्स तुम लोग तब तक कंप्लीट कर लो, जो भी 3-4 दिन का टाइम मिल रहा है
केमिकल काइनेटिक्स खत्म करो पूरा, ठीक है। जो जो नहीं बना है वो पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही चीज स्टार्ट करेंगे, सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। हेलो, थैंक यू सर। चलो चलो फिर एंड कर रहे सर हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, तब तक ये कंप्लीट कर लो तुम लोग, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू, चलो।